हेलो एवरीवन। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान। यह है एनसीईआरटी क्लास 7, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का ये आपका आता है चैप्टर 3, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान, उसमें हम आप लोग को पढ़ेंगे। देखिए, यह जो वीडियो होगा वो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो इससे रिलेटेड सवाल तो आता ही आता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे इससे रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग बिल्कुल लाइन बाई लाइन देखेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे, बारीकी से देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। दिल्ली के सुल्तान, देखिए इसमें सबसे पहले जो बताया गया है ये बताया गया है कि सबसे पहले जो दिल्ली था शहर, उसको किसने बसाया, किसने बनाया। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी, ठीक है। सबसे पहले जो तोमर राजवंश थे उसने किस साम्राज्य की राजधानी बनाई दिल्ली, उसको देखते हैं। फिर 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त कर दिया। कौन सी सदी में? 12वीं सदी में। 12वीं सदी में ही तोमर को अजमेर के चौहान थे वो परास्त कर दिए। अब इससे तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, ठीक है। तो एक बात आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो दिल्ली है वो वाणिज्य का जो केंद्र है वो कब बना, तो तोमर और राजवंश, जो 12वीं सदी की बात है, उसी समय वो बना गया था, ठीक है। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्हें अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थी। इस बात को आप नोट कर लो कि देहलीवाल है वो क्या चीज़ से संबंधित है। यह सवाल आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि देहलीवाल किस चीज़ों से संबंधित है। तो ये एक सिक्के का प्रकार है, सिक्का, ठीक है। सिक्का का ये नाम था देहलीवाल, उसको आप याद कर लेना। उसके बाद देखिए आपका आता है कि 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण एक उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप एक दिया गया है चित्र, जिसको जूम आउट करते हैं। देखिए किस तरह से दिल्ली था, सबका नाम यहाँ पे ये था फिरोजाबाद, जो फिरोज शाह कोटला अभी वहाँ पर स्टेडियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वहाँ पे है। फिर सीरी, हौज खास, जहाँपना, दिल्ली, तुगलकाबाद, आलियाबाद, कुतुब मीनार, फिर यहाँ पे हौज सुल्तानी, जिसमें से बहुत सारे का नाम यहाँ पे चेंज किया गया, बदल दिया गया है, लेकिन बहुत सारे का नाम अभी भी वही है, ठीक है। जैसे तुगलकाबाद अभी भी वहाँ पे है, फिरोजाबाद भी है। तो इस तरह से दिल्ली पहला फैला हुआ था। चलिए देखिए आगे देखिए। अब उसके बाद इस इलाकों को आप देख लिए, यहाँ पे सारा जो आपके चित्र में दिखाया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली पे कौन से राजवंश का कब कब यानी कितने से कितने आने समय तक शासक था, या कौन कौन से इस समय तक शासक किए थे। तो सबसे पहले राजपूत वंश में आता है तोमर, जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली का यानी कि वाणिज्य का केंद्र बनाया था। तोमर आरंभ इन्हों से हुआ था 12वीं शताब्दी में, 1165 माना जाता है। फिर अनंगपाल, जो 1130 से 1145 तक ये थे वहाँ पे। फिर उसी पे हमला कर देते हैं चौहान, अभी जस्ट आपने देखा कि चौहान हमला कर देते हैं। फिर आपको चौहान होता है 1165 से 1192 तक, 1165 से 1192 तक। इसमें आ जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 1175 के बाद 1192 तक दिल्ली पे शासन किया था। फिर उसके बाद आपका आता है प्रारंभिक तुर्की शासक सबसे पहले जो दिल्ली पे आए थे वो 1206 में। ये जो यहाँ पे शासन किए 1206 से 1290, इस ड्यूरेशन को बिल्कुल याद कर लेना। एमसीक्यू में इससे रिलेटेड सवाल बनता है कि भाई तुर्की जो शासक थे वो कब से कब तक दिल्ली पर शासन किए थे, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक है, इनका शासक था 1206 से 1210 तक, 4 साल रहे। फिर आए शमसुद्दीन इल्तुतमिश 10 से 36 तक, ठीक है, 1210 से 36 तक। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान 36 से 40, मात्र 4 साल रही। फिर गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1287 तक दिल्ली के गद्दी पे बैठ गया था।
तो इस कारण से यहाँ पे देखिए एक समय जो ड्यूरेशन दिया गया है इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसको लिख लीजिए। फिर आगे देखिए आता है इसका खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है वो 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 मात्र 30 साल दिल्ली की सल्तनत गद्दी पे बैठा, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी था 90 से 96। जलालुद्दीन खिलजी 6 साल रहा, 90 से 96। फिर उसके बाद आ गया अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक, 1296 से 1316 तक ये गद्दी पे रहा। फिर उसके बाद आ गया तुगलक वंश। तुगलक वंश हो गया 1320 से 1414, 1320 से 1414। इसमें आपका आ गया गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। फिर आए मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक आपका है 1324 से 1351, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351। फिर आगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक हो गए 1351 से 1388 के बीच। तो इस तरह से तुगलक वंश के यहाँ पे शासनकाल किस तरह से दिल्ली की गद्दी पे था। फिर आपके आते हैं सैयद वंश। सैयद वंश रहते हैं 1414 से 1451 तक, जिसमें एक प्रसिद्ध राजा था जो थे खिर्ज खां। खिर्ज खां जो कि 1414 से 1421 तक रहे, ये यहाँ के महत्वपूर्ण शासक थे। फिर आते हैं इसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 तक, 1451 से 1526 तक रहते हैं लोधी वंश, जिसके महत्वपूर्ण शासक थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी थे 1451 से 1489 तक। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने देखा कि दिल्ली के गद्दी पे कौन सा शासक कितने दिनों तक ये जो शासन किया था, कितने समय तक किया था, उस सारे का यहाँ पे लिस्ट है। ठीक है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लें। चलिए इसके आगे देखिए, अब दिल्ली के सुल्तान के बारे में जो जानकारी है वो कैसे मिली। सिंपल सी बात है कि ये तो इतिहास की बातें हैं, ये हम लोग को जानकारी किस तरह से मिली। देखिए, हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण इतिहास तारीख एक वचन तवारीख यानी कि बहुवचन है जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए हैं। यानी जब सुल्तान का शासन काल था उस दौरान बहुत सारे लेखक होते थे जो आपको कुछ राजा के बारे में लिखते थे सारी चीज़ें, तो फारसी भाषा में लिखते थे। वो तो उस लिपि को तो पढ़ सकते हैं, इस कारण से उन सारे की चीज़ों की जानकारी जो है वो हम लोग के पास बनी रही। देखिए, उस समय जो राजा होते थे उसके लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुनिश्चित व्यक्ति जो सुसज्जित जो सुशिक्षित व्यक्ति थे वो वहाँ के उस समय होने वाले घटनाओं का वर्णन करते थे, वे लिखित रूप में, और शासकों और प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वो न्याय संगत शासक को महत्व बल देते थे। तो वही सब जो लिखित रूप में था उसी के माध्यम से हमें उनके बारे में जानकारी मिली। जैसे देखो, एक जानकारी यहाँ पे है, न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फख्र ए मुदव्विर ने लिखा था। क्या लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वो इस खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, ये जो लेख है ये लिखी गई थी 13वीं सदी में, लेकिन अभी भी हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि ये फारसी भाषा में लिखी गई थी और उसका अनुवाद अभी आसानी से किया जा सकता है। आगे देखिए यहाँ पे कि एक कुछ और बात पर ध्यान देखिए। देखिए, पहला है तो तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते थे। दूसरा, वह अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम, इकरारनामा जो कहा जाता था, उसकी आशा में लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों की जन्म सिद्धि, अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। इनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। जैसे सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। तो इस डेट को याद रखिए, हालांकि पहले भी आ चुका है, लिस्ट में भी इसका था कि 1236 में जो है रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे थे। उस समय युग के इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी,
लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शायद शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया। ठीक है, तो रजिया सुल्तान मात्र 4 साल के लिए सिंहासन में बैठी। 1236 में बैठी और 40 में उसे हटा दिया गया, क्योंकि उसके जो दरबार के लोग थे उसे पसंद नहीं थे कि एक नारी गद्दी पे बैठी है, इसलिए उसको हटा दिया गया। आगे देखिए, रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विचार क्या थे। देखिए, मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उनके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासक इस व्यवस्था के विरुद्ध था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इनकी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा 1980 से 1003 तक। ठीक है, उनका नाम दिद्दी यानी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिनहाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए कि आपको लगता है कि रजिया विचार भी सही यही थे। आप इसके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था, इसके बारे में थोड़ा विचार कीजिए। देखिए, ये था सोच एक उस समय के बहुत बड़े लेखक थे मिनहाज ए सिराज, उनका रजिया के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो है वो किस तरह से किया गया। ठीक है, देखिए आगे। देखिए, 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों का उनका नियंत्रण न के बराबर था, और इसलिए उन्हें अवश्य सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध यहाँ तक खराब मौसम से भी उनके संपर्क में नाजुक क्षुद्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासक को अफगानिस्तान से आने वाली हमलावरों और सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इस चुनौती के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ, और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के राजकाल में हो गया। ठीक है, तो इसकी स्थापना बलबन ने कर दिया, और इसकी जो प्रसार विस्तार से ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में हो गया था। देखिए, सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उसका लक्ष्य था गैरिसन शहरों को पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों को स्थिति को मजबूत करना। इस अभियान के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया, और शिकारी संग्राहक चरवाहों और उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार, गर्गो सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। तो इस तरह से दिल्ली का जो विस्तार है वो होना शुरू हो गया। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत शुरू में कमजोर उसकी सेना थी, मगर 150 वर्ष बाद जब आया मुगल मोहम्मद तुगलक, तो उसके राजकाल के अंत तक उपमहाद्वीप क्षेत्र का एक विशाल क्षेत्र इसकी युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था, जिससे इनकी जो सेना थी बहुत ताकतवर हो गई थी। यानी कि धीरे धीरे ये क्षेत्रों को अपने अंदर लेने लगी थी, ये इतने ताकतवर हो गए थे धीरे धीरे करके। देखिए, आगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन की व्यवस्था किस तरह से थी। देखिए, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकलन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश
उसके बाद फिर जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करता था। और अपने गुलाम को ही सूबेदार नियुक्त करता था। ऐसा इसलिए करता था क्योंकि गुलाम को एक इसलिए करता था ताकि गुलाम पे विश्वास कर जा सकता था, यानी वो धोखा राजा को ना दे, ये वो उन्हें लगता था। देखिए इन गुलामों को कहा जाता था फारसी में बदंगा। बदंगा इस नाम को याद रखना कि फारसी में इस गुलाम को बदंगा कहा जाता था। इसके सैनिक सेवा के लिए खड़ा था और महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पे खिलजी और तुगलक राजवंश क्या करते थे कि गुलाम जो होता था, जो गुलाम लेते थे और उन पर जो आश्रित होते थे यानी कि निम्न वर्ग के लोग, उनको ऊंची राजनीतिक पदों पर बैठा देते थे। अब ऐसा इसलिए करते थे कि उन्हें लगता था कि ये जो इंसान है वो धोखा हमें नहीं देगा, ठीक है। इसी लोगों को सेनापति सूबेदार से पद दिए जाते थे। लेकिन इसमें राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो गई, इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया। देखिए वो प्रॉब्लम क्या होता था, अब गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षणों के प्रति तो वफादार रहते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर उनके उत्तराधिकारों के प्रति नहीं रहते थे। जैसे नई सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासन के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाते थे। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों का गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। तो इस तरह से जो निचले वर्ग के लोग तथा उस पर जो आश्रित लोग होते थे उन्हें आश्रय देना यानी उन्हें बड़ा बड़ा पद देना, औहदा देना, ये कुछ लोग के लिए मुश्किल होता था। तो ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक है वो कुछ नीचे तबके के लोग थे, उन्होंने कैसे पद दिए थे। देखिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल जो शराब बनाने और बेचने वाला होता था, फिरोज हज्जाम नामक जो नाई था, मनका तखा तवाख नामक बावर्ची था और लट्ठा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठा दिया था। देखिए 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इस नियुक्ति का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता को उदाहरण के रूप में पेश किया था। ठीक है, यानी कि जो लेखक थे उन्हें इस तरह का करना राजा का पसंद नहीं था, ये उनका विरोध में कुछ लेख लिखे थे। देखिए पहले सुल्तानों की की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। ये इलाके इक्का कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले जो अधिकारी थे वो उसे इक़्तिदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानूनों और व्यवस्था बनाए रखना, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों के राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू करने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उसका पदवंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी इस कठोर नियमों से बड़ी सख्ती से पालन होता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा समय के लिए रहेगा तो जो बड़ा जो पद है यानी कि अगर वह ज़्यादा ताकतवर न हो जाए, इस कारण से ये बार बार चेंजिंग किया जाता था। अब जो मुक्ति थे वो लोगों पर एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए एक राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति द्वारा निर्धारित कर वसूले तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। इसके लगाम के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। देखिए जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर यानी जमींदारों को भी अपने सत्ता के आगे झुकने पर बाध्य किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य का राज अपने नियंत्रण में ले लिया। देखिए उसके बाद भारतीय सामंतों ने इसे लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने का बाध्य कर दिया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन को पैमाइश की और इनका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा।
कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण के वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी पर करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। उस समय जो कर थे वो 3 तरह के थे। कौन कौन कर थे देखिए, कृषि पर थे जिसे खराज कहा जाता था, या इसको याद रखना थोड़ा ध्यान से कि जो कृषि पर जो कर था उसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% था। खराज जो था वो कितना, अगर 1 क्विंटल आप अनाज उगा रहे हैं तो 50% आपको देना होगा। फिर मवेशियों पर कर था और घरों पे था, 3 कर। किसान जो अनाज उगाता था मवेशियों पर रखने पर और घरों पर था। याद रखना कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली में बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दक्षिण भारत के विजय से तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। वहाँ की गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र से जिसे बैठने से सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इस क्षेत्रों से अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना एक तरह से थोड़ा सा मुश्किल काम था, तो इसलिए वहाँ पे इनका शासन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता था। अब इसके आगे आपका है चंगेज खान आते हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सीसियाना, आधुनिक युग को उज्बेकिस्तान है, अभी के समय वो उज्बेकिस्तान है, उस पर हमला कर दिया, और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। यानी कि चंगेज खान था पहले आपका उज्बेकिस्तान, जो उस समय थे ट्रांस ऑक्सियान, उस पर हमला किया, फिर उसके बाद दिल्ली पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए, जिससे मजबूत होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़े। इनकी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी। आइए इसके चुनौती को सामना कैसे किया उसको आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे जो राजा थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, जो शासक थे दो, उन्होंने मंगोल से जो हमला किया उसकी तैयारी किस तरह से किए थे। देखिए, अलाउद्दीन के समय दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299-1300 और 1302-1303 में। इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। अब तुगलक जो थे वो शासन प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ था। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और संभालने के लिए इसका विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थानीय सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। यानी कि वहाँ जो हमला किया उससे इन्होंने सीख लिया था, इसलिए इन्होंने आक्रामक सेना, एक अच्छी सेना तैयार कर ली थी उसके तैयारी के लिए। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया, जो आगे आप देखेंगे। फिर नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से पुराने शहर दिल्ली एक्कुहान को निवासियों के लिए खाली करवा दिया, और वहाँ एक सैनिक छावनी बना दिया गया। इन्होंने तुगलक ने किया था। फिर उसके उन्होंने सैनिक के पेट भरने की समस्या गंगा यमुना के बीच भूमि के कर के रूप में खेती पैदावार इकट्ठी करने का हल किया। किसानों को पैदावार का 50% हिस्सा के तौर पर तय कर दिया गया था। सेना को खिलाने के लिए इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। सैनिकों को विशाल संख्या की जरूरतों को पूरी करने के लिए सुल्तान अतिरिक्त कर भी लगाए। इस क्षेत्र से इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा था। ये था आपका तुगलक के समय, ये अलाउद्दीन के समय। यहाँ पे देख लीजिए, ये था अलाउद्दीन के समय, ये तुगलक के समय। तो इस तरह से आगे देखिए कि यहाँ पे अलाउद्दीन और तुगलक के समय कैसे कैसे तैयारियां किए गए हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे 2 बातें एक ध्यान देने वाली बात है। देखिए, यह एक थे अलाउद्दीन, एक थे आपका तुगलक। अब मोहम्मद तुगलक का जो कदम था वो सीधा, ये जो पहले एक शासक थे जिन्होंने मंगोल के खिलाफ आक्रमण करने के लिए योजना बना लिए थे, तो ये इस तरह से यानी एक ऑफेंसिव थे यानी कि आक्रमणकारी थे। जबकि जो अलाउद्दीन था वो अपने आप को प्रतिरक्षा के लिए मानी कि डिफेंसिव एक तरह से था कि हम बस अपने आप को रक्षा करेंगे अगर कोई हमला करेगा, और ये ऑफेंसिव थे कि मतलब अगर वो हमला करे उससे पहले हम ही हमला कर देते हैं। वो इस तरह के इनका सोच था, दोनों का अलग अलग बिल्कुल था। आगे हम देखेंगे 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत किस तरह से थे। देखिए, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज था। 1526 तक था तुगलक वंश के बाद आपको 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद या लोधी वंश का राज्य था। तब तक जौनपुर, बंगाल
मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। यही काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक के समूह भी उभरे थे। देखिए, इस काल में राज्यों में कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासक बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी की बात करें 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530-40, 1555 से 56 तक की चुनौती दी और परास्त किया। हुमायूं को भी परास्त कर दिए थे। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 40 से 55 शासन किया, लेकिन इनके जो प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त किया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 सबका यहाँ पे जो समय जो टाइम ड्यूरेशन है वो नोट कर लीजिएगा ध्यान से। जो अकबर थे 1556 से 1605 तक थे ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उन्होंने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था को ही अपनाया था। ये इतनी अच्छी व्यवस्था थी शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये था एंड इस वीडियो का। यहाँ पे हम लोग दिल्ली जो सल्तनत है इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत हम लोग इसके बारे में पढ़े थे एनसीईआरटी क्लास 7 आने के 3rd चैप्टर। इसके अगले के चैप्टर यानी कोई और सब्जेक्ट एनसीईआरटी का सारा सब्जेक्ट 1 by 1 इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखने के धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।